आदमी नहीं जा सकता है ना। तो मैंने सोचा क्या करो, तो मैं गमछा भी पहना, बोलता भी है, मैं दोनों हाथ जोड़ करके जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, दरवाजा खोलिए दरवाजा खोलिए। मैं आश्चर्य का बात है कि जो बड़ा हिंदुस्तानी स्वामी है मुंगेर में, सबको स्पेनिश आता है। हाँ, वो वापस में जब बाकी लोग को वो अपना वापस में स्पेनिश आता है। और दूसरा बात, अभी मैं बोध गया को पता चल गया, बोध गया में सबसे महत्वपूर्ण भाषा कौन है? भोजपुरी नहीं है, थाईलैंड का। मैं सनातन धर्म को भक्त हूँ, मुझे गणेश जी ये सब चीज़ को बहुत प्रेमी हूँ। लेकिन अगर आप लोधी भाग जाएंगे ना, वहाँ बड़ा साइन लगा है, पूरा अंग्रेजी में लिखा है। किसके लिए? देवनागरी का जो है 200 से थोड़ा कम भाषा उसको इस्तेमाल करता है, देवनागरी में क्यों नहीं लिखा है? ये तो आप इतना प्रमोट कर रहे हैं, जब लोग यहाँ पर अंग्रेजी सीखने के लिए पता नहीं कितना पैसा खर्च करते हैं। अरे ओ महापागल, क्यों? पूरा दुनिया में अंग्रेजी खत्म होते जा रहा है, खाली 2 देश में अंग्रेजी बढ़ता जा रहा है, ये और एक बगल वाला देश। कौन सा? एक नया नियम निकला था, वहाँ बाहर लिखा अंग्रेजी में कि यू आर नॉट अलाउड विदाउट एन SMS ऑन योर फोन, सेक्रेटरी के अंदर में। अच्छा, वो नंबर हम डायल करता था, कोई उठाता नहीं है, तो अंदर कैसे घुसेगा? आदमी नहीं जा सकता है ना। तो मैंने सोचा क्या करो, तो मैं गमछा भी पहना, बोलता भी है। नहीं, सनातन में एक चीज़ है ना, लोग ये बात नहीं समझता है। देखिए, मैं तो ईसाई से पैदा किया, मेरा पूरा रिश्तेदार ईसाई है, मेरा बहुत सारा मुसलमान दोस्त है, लेकिन अंत में मैं अपने ईसाई धर्म में बतलाया है कि हम लोग सही है, बाकी सब गलत है। इस्लाम में भी ये बतलाता है कि हम सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन सनातन धर्म में ये नहीं बतलाता है। ये बतलाता है कि जो व्यक्ति को अपना भाव और अपना धर्म है, उनको जाने दीजिए उस रास्ते पर। ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमको लगता है कि मन में जब ये विचार आ जाता है कि मैं सही है, बाकी सब गलत है, तब गड़बड़ शुरू होने लगता है। नहीं तो मैं पहले थाईलैंड में, सबसे पहले सिडनी में थाईलैंड का रेस्टोरेंट शुरू किया, और मैं समझ गया कि हिंदुस्तान का लोग क्या सोचता है। लेकिन असली बात ये है ना, मैं बतलाना चाहता है कि सबसे हाईएस्ट टूरिस्ट पर कैपिटा इन द वर्ल्ड वो थाईलैंड है, और वो हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन रिपीट टूरिज्म, क्योंकि ये लोग बुद्धिस्ट है। उन लोगों का जो सोच है ना कि आप उनको डिस्टर्ब नहीं करता है, अब कुछ भी कर रहा है उससे मतलब नहीं है, जब आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तब वो आपको रुक जाता है। तो वहाँ बुद्धिस्ट, और ये भी है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में गणेश जी का मूर्ति है, ब्रह्मा का मूर्ति है, बड़ा बड़ा, और उसका पूजा की जाता है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा तो बहुत कुछ है थाईलैंड में, और लाओस में भी है, और कैम्बोडिया में मैं थोड़ा बहुत देखा है। हाँ, लेकिन लाओस में भी आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, ब्रह्मा का मूर्ति भी है, और सब उसका पूजा करता है। हाय, आई एम चार्ल्स एंड यू आर वाचिंग भारत तक। अब आप सोच रहे हो कि आखिर ये इंटरव्यू कौन कर रहा है, मैं या चार्ल्स? और बता दूं कि आज हमारे साथ खास मेहमान है चार्ल्स, और चार्ल्स ऑस्ट्रेलिया से हैं। चार्ल्स, कहाँ घर है आपका? अच्छा, आप, मेरा दिल और कागज पत्र हिंदुस्तानी है, लेकिन घर दोनों जगह में है, एक हिंदुस्तान में भी है और ऑस्ट्रेलिया। और आप इतना हिंदुस्तानी पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया में, मुझे नहीं लगता है कि मैं हिंदुस्तान छोड़ के चले गया। हर 2 हफ्ते में कोई ना कोई कार्यक्रम हमको बुलाता है ना, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तानी कार्यक्रम बहुत जबरदस्त, हिंदुस्तानी बहुत अच्छा सा दे रहा है वहाँ पर। और जो जा रहा है आजकल वो हाईली स्किल्ड है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, मतलब ऑस्ट्रेलिया चोरी कर रहे हैं अच्छा लोग हिंदुस्तान से। हाँ, हमें मिलता है सब वहाँ पर। आप भारत कब आए? जरा कहानी सुनाइए कि भारत आप कब आए, कैसे कैसे आप यहाँ पर, और कैसे आपको भोजपुरी भी आती है, तो उस पर भी आएंगे। पहले आप बताइए कि भारत अब कैसे आए? हाँ, मैं दिसंबर 74 मैं 13 साल की उम्र में, और ये लंबा कहानी है, मैं कई बात बोल चुका है, लेकिन संक्षिप्त में मैं अकेला आया। मैं हवाई जहाज से कोलकाता से बिहार, और बिहार जमालपुर से मुंगेर, और मैं अपना बचपन में एक योग संस्था था मुंगेर बिहार में, और वहाँ से हम निकल जाता था, और मुझे ये नहीं मालूम था कि बिना पैसा ऐसा नहीं घूमता है। मैं 3rd क्लास में भी घुस जाता था। तो ये जो 70s का बात है ना, और आज का बात है, ये हिंदुस्तान का अलग अलग दुनिया है। 11 साल आप रहे भारत? हाँ, 11 साल हम रहा बचपन में। बिना पैसे के? बिना पैसे का। कैसे हुआ ये, मतलब? लोग यहाँ का लोग इतना दया है ना, कोई भी दुबला पतला को देखता, मैं ये समझ में नहीं आता, हमेशा आपको खाना देता था। हाँ। मैं थोड़ा योगा या आसन प्राणायाम सिखलाता था ना, और लोग हमेशा हमको खिलाता था। तो चार्ल्स अब अंग्रेज हैं या भारतीय हैं? आप, मैं ठीक है, मेरा जन्म और मैं 5 पीढ़ी है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन दिल तो यहाँ लगी। आप सोचो,
हिंदुस्तान एक ही जगह है पूरा विश्व में। हर एक व्यक्ति जब भी आप मिलेंगे वो अलग हो सकता है, अलग धर्म है, अलग भोजन है, अलग प्रदेश है, अलग भाषा है। वो मैं बहुत घूमता है दुनिया में, ऐसा है ही नहीं कहाँ। यहाँ सब मल्टीलिंगुअल है। ये जो सामने देख रहे हैं अंग्रेज, हम लोग को एक भाषा सीखने में इतना मुश्किल है, ज्यादा अंग्रेज बोल नहीं पाता है दूसरा भाषा, बायलिंगुअल नहीं हो पाता है। जो हमको छोड़ दीजिए, जो बायलिंगुअल है वो बहुत वैज्ञानिक आदमी है या एम्बेसडर है या कंपनी का मालिक है। अंग्रेज लोग दूसरा भाषा सीख नहीं पाता है। अंग्रेजी बहुत मतलब एक ऐसे भाषा है, उसका आवाज ऐसे है ना कि दूसरा भाषा सीखने में बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में सबसे गरीब से मिलिए, वो भी 3-4 भाषा आता है, मल्टीलिंगुअल है। ये कमाल का चीज है ना। तो इसलिए आप अपना मातृभाषा अंग्रेजी मत बनाओ और अपना बच्चे को मातृभाषा अंग्रेजी मत बनाओ, आप फंस जाएगा। और मैंने इसको देखा है ऑस्ट्रेलिया में। मैंने कोई गुजराती मेरा दोस्त है तो वो मुझे बुलाया, पहले हमको बड़ा अजीब लगा उसका घर में, और तब मैं समझ में आया कि ये जो घर है ना उसका नहीं है, उसका बेटी का घर था, क्योंकि वो विजिटिंग कर रहा था ना, लेकिन वो लाया नहीं था। तो उसका 2 ग्रैंड चिल्ड्रन था ना, 7 और 9 ईयर्स का, और ये 2 ग्रैंड चिल्ड्रन गुजराती, हिंदी और इंग्लिश तीनों बोलता था, और जन्म लिया ऑस्ट्रेलिया में। और मेरे पास आकर के बात किया, और हम लोग जो पूजा किए गणेश जी का बहुत सुंदर किया। उनका रिश्तेदार भी आया, उसका भी 2 बेटा था। वो 2 बेटा ऑस्ट्रेलिया में जन्म लिए। उनको गुजराती समझता है, बोलता नहीं था, हिंदी बिल्कुल नहीं जानता था, और खाली अंग्रेजी। उनका माँ परेशान हो गया। वो क्या करता था, कार्टून देखता था, वो हिंदुस्तान की संस्कृति से कोई मतलब नहीं था। तो भाषा बहुत शक्तिशाली चीज़ है। अपना जो मातृभाषा है उसका साथ नज़दीक में रहना बहुत जरूरी है। कितना जरूरी है? अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप अपने बच्चे को अंग्रेजी सिखाएगा ना, तो वो भी एक अंग्रेज जैसे वो काम नहीं करना चाहता है, ऐसे ही रहना चाहता है, सरकार से पैसा ले रहा है विदेशों में, और आप तो आश्चर्य लगा कि आप उसको सब सुविधा दे रहा है ना पढ़ाई के लिए, वो करना नहीं चाहता। अच्छा, मुंगेर जब रहे तो कोई ऐसा बहुत किस्सा सुनाइए जो बहुत मजेदार हो, क्योंकि आप जब मुंगेर पहुंचे तो आपको लोग तो देख के डर गए होंगे कि अंग्रेज कहाँ से आ गया हमारे बीच में। अरे लोग सोचते हैं कि भूत जा रहा है। हाँ, मजाक नहीं कर रहा है। और बच्चे लोग आ करके ऐसे देखते था एकदम सामने में, क्योंकि कभी देखा नहीं है ना नजदीक में। और मैं जैसे जैसे हिंदी सीख लिया ना, छू के देखता था, छू के। हाँ, वो भी करता था। हाँ, और ऐसे ऐसे करता था। और मैं मजाक से बोलता था कि ये मेरा गलती नहीं है, ये माँ का गलती है। माँ बहुत ज्यादा स्विच साबुन लगाया, सब रंग निकल गया। और फिर ये लोग क्या बोलता है, हमको भी ऐसे साबुन दिलाइए। फिर हम बोलते थे ना कि देखो मैं फेयर एंड हैंडसम लवली क्रीम लगाया ना शाहरुख खान, फिर भी ये रंग वापस नहीं आया ना, मैं क्या करूं। और एक सही बात हम बतलाना चाहता है, और ये मजाक का बात नहीं है, ये जो है ना ये कोई काम का नहीं है धूप में। हम धूप में जाएंगे ये लाल हो जाएगा ना, ये कोई काम का नहीं है धूप में। हमेशा हम लोग को कपड़ा पैक करके ऐसे ही रहना है धूप में। ये बहुत अच्छा चीज है कि आपको मेलानिन है आपके स्किन में, आपको धूप से बचा सकता है ना। लेकिन लोगों को लगता है हम गोरे हो जाए, खूब क्रीम लगाते हैं। वो तो ये दुनिया है। जो मोटा है वो दुबला होना चाहता है, जो पतला है वो मोटा होना चाहता है। वो दुनिया का कहानी है ना। अच्छा, अब जब आप लोगों से बिहार में भोजपुरी बोलते थे तो कैसा रिएक्शन था? वो ठीक बा। हाँ। लेकिन लोगों के लिए चौंकाने वाला था ना कि अंग्रेज हिंदी बोल रहा है। देखिए, भोजपुरी का एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैंने केरला में देखा भोजपुरी गाना जब वो बजाता है उसमें एक चून आता है ना। कोई भी मलयालम कोई भी व्यक्ति अगर सुनेगा समझ में नहीं आएगा ना, लेकिन मजा आएगा उसके चेहरे में। लेकिन एक बात मैंने पक्का समझ आया है ना भोजपुरी का, जो भी गाना है उससे कभी मत पूछो कि इसका मतलब क्या है, बस सुनते जाओ। क्या है? दूर से रहो वो सब चीज का। अच्छा, जब आप 11 साल बिहार में रहे तो भोजपुरी गाने तो उस टाइम बहुत पीक पे थे। नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि मैं मुंगेर में ना, तो मुंगेर में अंगिका, और हम जिस योग आश्रम में रहता था, ठंडी मौसम में, जैसे मान लीजिए दिसंबर है, 200-300 ग्रीक लोग आता था योगा सीखने के लिए। जनवरी में 200-300 फ्रेंच आता था, वो फ्रेंच बोलता था। गर्मी मौसम में हो सकते 200-300 तमिल लोग आता था। तो हम लोग का पूरा साल में अलग अलग भाषा पूरा सुनता था। और अभी भी आश्चर्य का बात है कि जो बड़ा हिंदुस्तानी स्वामी है मुंगेर में, सबको स्पेनिश आता है। हाँ, वो वापस में जब
बाकी लोग को वो अपना वापस में स्पेनिश कहता है। और दूसरा बात, अभी मैं बोध गया को पता चल गया, बोध गया में सबसे महत्वपूर्ण भाषा कौन है? भोजपुरी नहीं है, थाईलैंड का। क्योंकि थाई भक्त लोग वहां जाते हैं ना, थाई बुद्धिस्ट मंक। हाँ, वहाँ थाई मंदिर है ना, और मैं भी थोड़ा बहुत थाई आता है ना, तो वो चलता है बोध गया में। तो आप एक और बात मुझे समझाइए, जो पहला दिन आपका रहा भारत में, हाँ। क्योंकि इंडिया में लोग ना बहुत डरते थे कि अपहरण हो जाएगा, उठा लिए जाओगे, किडनैप कर लिए जाओगे, एक परसेप्शन है ना कि मैं पहले दिन आया कलकत्ता में, और सचमुच में आप तो ऐसा नहीं है, उस समय बच्चे लोग और लोग इतना गरीब था, वो कपड़ा नहीं पहनता था, हेशम पहनता था, और मेरे पास कुछ मिठाई था, तो मैं एक छोटे बच्चे को मिठाई दे दिया। एक लड़का आकर के उसको ऐसे पकड़ गया, वो उतना मुंह में दे दिया, तो मैं देते जाता है, वो लोग बच्चे लोग पकड़ के चोरी कर रहा था मुंह से, इतना गरीब था। अब ये तो खत्म हो गया, अब तो हिंदुस्तान काफी आ गया ना। और हमको अभी भी याद है, बचपन में मैं जब ट्रेन में जाता था, स्टेशन प्लेटफॉर्म्स में पूरा परिवार लोग रहता था, जो वहां से कभी छोड़ता नहीं था, दुबला था, पतला था, बहुत गरीब था, बहुत ही गरीब है, अभी भी कुछ गरीब, लेकिन ऐसे जैसे मैं पहले देखता था, अब नहीं दिखता है। अब कैसा दिखता भारत आपको? अब मैं दिखता है कि युवा जो है ना, वो इंटरनेट की वजह से, और ये बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब उनको ज्ञान बहुत है। और मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगता है, देखिए मैं सनातन धर्म को भक्त हूँ, मुझे गणेश जी ये सब चीज़ को बहुत प्रेमी हूँ, तो मैं मंदिर जब भी जाएंगे, खाली हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में भी, जो 25 साल से नीचे जो पंडित जी है ना, वो हमको पहचान लेंगे, वो भी इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब रील्स हम बनाए नहीं, दूसरा बच्चा हम ऐसा आपसे बात करे ना, वो थोड़ा सा संक्षिप्त में निकाल करके लगा दिया रील में, वो वायरल हो गया ना। अभी सिडनी में हम कोई मंदिर गया था ना, तो वो कम उम्र का पुजारी था, वो हमको देख करके और तिलक लगा के, पता है मैंने आपको देखा है इंस्टाग्राम और यूट्यूब। अरे वाह। नहीं, आप तो काफी वायरल भी हो गए। हाँ, नहीं, लेकिन मेरे कहने का तत्व ये है ना, ये खुशी की बात है कि भारत संस्कृति के बारे में अब बच्चे लोग को ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम इसके साथ बहुत बड़ा झगड़ा है अभी भी इस देश में। अब अभी मैं गया नहीं लोधी भाग कुछ साल से, लेकिन अगर आप लोधी भाग जाएंगे ना, वहां बड़ा साइन लगा है, पूरा अंग्रेजी में लिखा है, किसके लिए? देवनागरी के जो है 200 से थोड़ा कम भाषा उसको इस्तेमाल करता है, देवनागरी में क्यों नहीं लिखा है? अंग्रेजी में क्यों? हम लोग को सुविधा के लिए, वो छोड़ दो, देवनागरी हो लगाना। अभी मैं एयरपोर्ट T1, T2, T3 मैं हमेशा चिल्लाता है, देवनागरी कहाँ है? तो अब मैं देख रहा है एयरपोर्ट में एक तरफ अंग्रेजी और पीछे तरफ देवनागरी आ गया ना। होना चाहिए ना, क्योंकि अगर देवनागरी इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर आप लोग आगे में, अगर आप संस्कृत सीखना चाहता है तो आपको संस्कृत सीखने में बहुत मुश्किल है। फिर आप कोई शब्द ठीक से बोलना चाहता है, जैसे अंग्रेजी में अगर आपको अंग्रेजी अच्छा से जानना है तो आपको लैटिन सीखना पड़ता है। तो ठीक कोई भी भाषा हिंदुस्तान में, तमिल लोग तो संस्कृत कमाल बोलते हैं ना, तो कोई भी भाषा संस्कृत के साथ है। और विदेशों में संस्कृत तो बहुत जम गया है ना, और बहुत सारा फिल्म्स आजकल बनता है, मैं संस्कृत फिल्म फेस्टिवल भी होस्ट करता है, और बड़ा अच्छा कमर्शियल फिल्म्स बनता है संस्कृत का। तो लोग ने कभी सुना नहीं तो ये चीज देवनागरी इस्तेमाल, तो मैं चाहता है कि दीदी, ये नहीं है कि दिल्ली में जहाँ अंग्रेजी है इसको हटाओ, नहीं, लेकिन कभी भी जब भी आपको, अगर वो प्रदेश में हिंदी भाषा चलता है या कोई भी और भाषा है जो देवनागरी इस्तेमाल करता है, जब भी कोई नया साइनेज लगाता है ना, वो देवनागरी में लगाओ, क्यों नहीं? ये तो आप इतना प्रमोट कर रहे हैं, लोग यहाँ पर अंग्रेजी सीखने के लिए पता नहीं कितना पैसा खर्च करते हैं। अरे ओ महापागल, क्यों? पूरा दुनिया में अंग्रेजी खत्म होते जा रहा है, खाली 2 देश में अंग्रेजी बढ़ता जा रहा है, ये और एक बगल वाला देश। कौन सा? मैं, ये देश भी थोड़ा पागल है, क्यों? आप मुझे बतलाइए, सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है कोई भी देश में, हर एक देश में कोई भी अपना जो मातृभाषा है इस्तेमाल होता है। 2 देश पूरे दुनिया को छोड़ करके, एक यहाँ हिंदुस्तान और बगल वाला।
ये बगल वाले का नाम लेने से बहुत बच रहे हैं। अरे मिलता है पाकिस्तानी। ठीक है ठीक है। अरे ये क्या है? क्या है? और देखिए, लोग मुझे बोलता है कि अगर मैं जज हूँ और मुझे मान लीजिए तमिलनाडु है और मैं गुजरात में पोस्टिंग किया तो मैं गुजराती कैसे बोल सकता है? तो मेरा इसका जवाब ये है ना कि अगर मान लीजिए आप सरकारी बाबू बन गया, आप तो बिहारी है ना, तो आपको मालूम है IAS ऑफिसर ना, और आप मान लीजिए तमिलनाडु खैरा मिल गया तो आपको तमिल सीखना है, खाली बोलना नहीं, पढ़ाई और लिखना भी है ना। तो जब आए बाबूज लोग अपना अलग अलग प्रदेश का भाषा सीख सकता है ना, तो जज लोग क्यों नहीं? बिल्कुल। और उसमें एक और महत्वपूर्ण बात निकलता है, कोर्ट्स में, और आजकल बहुत सुंदर है, यूट्यूब में दिखलाता है कि कोर्ट्स में क्या होते हैं हिंदुस्तान में। लेकिन कोई भी छोटे इंसान जब कोर्ट जाता है ना, वो अपना मातृभाषा में उनको मौका देना चाहिए बोलने के लिए, क्योंकि जब वो अपना मातृभाषा में बोलेगा ना तो वो सही कहानी निकलेगा। ये बहुत दुख की बात है कि इसको बोलते हैं नहीं नहीं तुमको अंग्रेजी में बोलना। ये कौन सा दुनिया है कोर्ट का? ये ठीक नहीं है, वो हम नहीं मांगते। लेकिन भारत में तो लोग इसी बात पे ये आपकी क्वालिफिकेशन को मान्यता देते हैं कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो मैं आप बतलाता और मैं बहुत बच्चे लोग को भी ये बात समझाता है। कोई भी एम्प्लॉयर आपके सामने में है, 2 बच्चा है, एक अंग्रेजी कमाल है लेकिन वो स्किल नहीं है, जो स्किल सेट उसको चाहिए वो नहीं है, और दूसरा बच्चा उसका अंग्रेजी ठीक नहीं है, स्किल सेट बहुत बढ़िया है, तो उसको लेंगे। और एम्प्लॉयर बहुत इसमें तेज है, और ये गूगल समझता है, एप्पल समझता है, फेसबुक समझता है। मैंने एक लॉन्च किया एक प्लेटफॉर्म, उसका नाम है जॉश टॉक्स, ये रीजनल लैंग्वेजेस में। तो हम लोग जब ये इसको शुरू किया, और ये सब आइडियाज विदेश से आए ना, हिंदुस्तानी है लेकिन एप्पल, गूगल, फेसबुक ये सब था। तो जब भी कोई इंटरव्यू के लिए आता था ना, और जैसे मान लीजिए मराठी, वो लड़का लड़की ये नहीं दिखलाता था कि इसका मराठी कितना मजबूत है, ये दिखलाता था मुझे कि इसका अंग्रेजी कितना ठीक था। मुझे इसके बारे में जानना नहीं था अंग्रेजी। हाँ, और एक दूसरी चीज़ है ये सोशल मीडिया। देखिए, हम जो है ना ऑस्ट्रेलिया में, हमारे पास वाईफाई है घर में, हम $100 देता है, $100 मतलब 5,000 रुपये पर मंथ। यहाँ कितना सस्ता, तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है। 470 रुपए मैं भी देता हूँ जियो वाले के। हाँ, तो 500 रुपये, हम 5,000 दे रहा है ऑस्ट्रेलिया में। अब सोचो ये अभी यहाँ पर जियो के साथ और एयरटेल के साथ कितना सस्ता है, और अभी कितना अच्छा से इंटरनेट कनेक्टिविटी है, और उसमें भी ये स्कोप आ जाता है रीजनल लैंग्वेजेस के लिए, अपना भाषा में रील्स बनाना, यूट्यूब बनाना, कंटेंट बनाना, कंटेंट क्रिएशन करना है ना। तो और ये होना चाहिए ना, क्योंकि एक बात है ना, किसी का घर नॉर्थ इंडिया में आप जाएंगे ना, अगर वो घर में वापस में अंग्रेजी में बात करता है ना, उसका चेहरे में कब मजा आता है जब कोई हिंदी वाला फिल्म चल रहा है ना, जब कोई हिंदी वाला गाना चल रहा है कि नहीं? हाँ, और उसका जो पूरा घर वाला लोग है, खाना बनाना में, ड्राइव, वो सब तो हिंदी बोलने वाला है ना। ये थोड़ा सा अजीब बात है कि अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेज, वो हम अब तो अंग्रेज भी हिंदी बोल रहा है। और मैं पढ़ा भी लिखा नहीं है, मैं ऐसी बात करते करते सीख लिया ना। अच्छा, मुझे बताइए कि जिंदगी कहाँ बेहतर है? लोग ना भारत से बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं विदेशों में काम करने, और आप लोग ऑस्ट्रेलिया से भारत आते हैं। अरे देखो, एक मैं आ गया और 5, 10, 15 लाख हिंदुस्तानी मेरा जगह पर विदेश चले गया। नहीं, लेकिन बात ये है ना कि आप सोचिए, ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात हम बोलना चाहता है, एयर इंडिया। आप सोचिए, एयर इंडिया जब पूरा टाटा लोग के साथ था ना, ये नेहरू के समय में, सबसे प्रॉफिटेबल एयरलाइन इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज्यादा पैसा बनाया। फिर नेहरू ने आधा लिया, फिर इंदिरा गांधी ने आधा लिया, फिर एयर इंडिया ऐसी इतना पैसा उसमें लग गया। आप सोचो, अगर आज तक बीच में नेशनलाइजेशन नहीं हुआ ना, तो मेरा ख्याल से कितना हिंदुस्तानी बच्चे लोग को नौकरी मिल जाता था। एक सिंगापुर एयरलाइंस जैसे पूरा विश्व में फैल गया था ना, और कितना अपॉर्चुनिटीज होता था ना लोग को विदेश जाना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि बच्चे लोग विदेश जा करके वहाँ भी कुछ सीख करके वापस आ करके यहाँ भी ये ज्ञान भी प्राप्त होगा। एक तो भारत संस्कृति तो है, लेकिन विदेशों में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है ना। जैसे आप मान लीजिए चाय पत्ती, आप ऑस्ट्रेलिया में आप कोई भी दुकान में वहाँ पुराना चाय, चक्रा चाय, लेकिन एक भी पत्ता जो ये लीफ है ना हिंदुस्तान से नहीं आता है। यहाँ मार्केटिंग नहीं होता है इसका। अजीब बात है, जब हिंदुस्तान में इतना चाय पत्ती है
चाह तो जाता है विदेश में। हाँ, लेकिन अगर आप साउथ ईस्ट एशिया जाएंगे ना, तो अभी अगर आप थाईलैंड कोरिया में जाएंगे ना, वहाँ मशीन है 50 टाइप्स ऑफ अजीब अजीब प्रकार का चाय है। तो ये लोग पूरा पेप्सी कोक को हटा करके अपना अलग अलग स्वाद का जो चाय है ना, उसको पूरा बनाया है। यहाँ बहुत बड़ा ब्रांडिंग का स्कोप है। तो ये ब्रांडिंग का स्कोप कब होगा? जब बच्चे लोग अपना प्रदेश से विदेश जा करके, साउथ ईस्ट एशिया में जा करके देखता है कि ये लोग क्या कर रहा है, और फिर ये नॉलेज ले करके यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा। यहाँ पर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। बहुत है। भारत में ज़िंदगी बेहतर है या विदेश में? मैं इसका लोग बार बार पूछता है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने में खुशी है कि नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं, मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ। मैं अभी यूरोप गया है, सब दुखी है यूरोप में। यूरोप में सब दुखी है, वहाँ मौसम सब चीज़। मैं ऑस्ट्रेलिया में क्या है ना, रविवार के दिन मेरा नींद टूट जाता है, मैं देखता है घर में दूध नहीं है, तो मैं घर से बाहर निकलता है, किसी से मिलता नहीं। फिर मैं अपना शॉपिंग मॉल में जाता है, किसी से मिलता नहीं। दूध उठा करके मशीन में पैसे डालता है, घर वापस आता है, किसी से मिलता नहीं। यहाँ जो है ना, अगर मैं 2 बजे से पहले निकलेंगे घर से, कोई है वो मुस्कुरा रहा है, अगर वो नहीं है कोई कुत्ता है वो आकर के वो अपना ठहरा हुआ करके वो आपको नमस्ते कर रहा है ना। तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा परिवार है, और अगर आप यहाँ का संस्कृति और चीज़ जान जाता है ना, तो यहाँ प्रेम बहुत ज़्यादा है। कितने लोग हमको जानता नहीं होते, आपको चाय पिलाना चाहता है। विदेश में ये कहाँ होता है? विदेश में कुछ चाय नहीं पूछता। अरे कोविड में मेरा जो घर है, बगल वाला जो घर है ना, और मैं उस घर को 30 साल से रखा है, और वो 15 साल वो बोला है आर यू ए न्यू रेजिडेंट, मतलब वो कभी हमको देखा नहीं। यहाँ हर एक व्यक्ति को दूसरों को जानता है ना सोसाइटी में। अच्छा, ये आपकी जो नागरिकता लेने की कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। जरा बताइए कि कैसे एक ऑस्ट्रेलियन बंदा जो है वो भारत की नागरिकता लेता है, कैसे सब कुछ होता है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है? किसी ने कभी ऐसा हुआ कागज फेंक दिया, जाओ नहीं देंगे यहाँ पे? ऐसे बात नहीं है, लेकिन बात नहीं, खुल के बताना है। आपको मैं खोल कर बताते हैं। अगर आप हिंदुस्तानी हो, बहुत सारे हिंदुस्तानी, क्योंकि जो नेशनलिटी माना है ना हिंदुस्तानी लोग के लिए, और OCI मिल जाता है, तो बहुत सारे हिंदुस्तानी जैसे ऑस्ट्रेलिया जाता है, कुछ साल वहाँ जाता है, तो वहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करता है, बस काम खत्म। नियम, और जैसे आपका ड्राइवर्स लाइसेंस यहाँ पर, उसको नागरिकता मिलते आता है। अगर आप बाहर से आया और हिंदुस्तान में नागरिकता चाहिए ना, आसान नहीं है। 3 अलग सरकार है। पहले आपका जिला अधिकारी, वहाँ एक बाबू है, वो बाबू एक अलग दुनिया में रहता है, अलग नियम रखता है। हाँ, फिर एक प्रदेश, उसका राजधानी है, वो भी वहाँ एक बाबू रहता है, वो भी अलग दुनिया, अलग नियम। और फिर दिल्ली, वो भी एक राजधानी है, और वहाँ कोई भी मिलने के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कोई भी सेक्रेटरी आप मिलना चाहता है और आप अंग्रेज है, अंदर जाने नहीं देगा ना। हाँ, लेकिन मेरे पास एक ही छोटा मदद था, बिहारी लोग। क्योंकि सारा सिक्योरिटी बिहारी है ना, तो सब मेरे रिश्तेदार है, तो चुप से आपको अंदर पहुंचाता था। लेकिन एक कहानी बतलाता आपको। एक बार मैं गया था एक सेक्रेटेरिएट, ठीक है, उसका नाम हम बतलाएंगे लेकिन ज़्यादा गहराई में नहीं, वो हरियाणा सेक्रेटेरिएट। तो वहाँ पर एक नया नियम निकला था, और वहाँ बाहर लिखा अंग्रेजी में कि यू आर नॉट अलाउड विदाउट एन SMS ऑन योर फोन, सेक्रेटरी के अंदर में। अच्छा, वो नंबर हम डायल करता था, कोई उठाता नहीं है, तो अंदर कैसे घुसेगा? आदमी नहीं जा सकता है ना। तो मैंने सोचा क्या करो, तो मैं गमछा भी पहना, कुर्ता भी है, मैं दोनों हाथ जोड़ करके जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। मैं इतने चिल्लाया ना, पूरा सेक्रेटरी हो गया, वो बुलाया मुझे अंदर। तो राम का नाम बोलने से बहुत लाभ होता है। दुनिया में भी, पूरी दुनिया में। वो है। नहीं, लेकिन एक भाव होता है ना, कोई भी धर्म, मेरे हर एक ईसाई, मुसलमान। सनातन को बताइए कि सनातन कितना अलग है, कितना मजा है सनातन। नहीं, सनातन में एक चीज़ है ना, लोग ये बात नहीं समझता है। देखिए, मैं तो ईसाई से पैदा किया, मेरा पूरा रिश्तेदार ईसाई है, मेरा बहुत सारा मुसलमान दोस्त है, लेकिन अंत में मैं अपने ईसाई धर्म में बतलाया है कि हम लोग सही है, बाकी सब गलत है। इस्लाम में भी ये बतलाता है कि हम सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन सनातन धर्म में ये नहीं बतलाता है। ये बतलाता है कि जो व्यक्ति को अपना भाव और अपना धर्म है, उनको जाने दीजिए उस रास्ते पर। ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमको लगता है कि मन में जब ये विचार आ जाता है कि मैं सही है, बाकी सब गलत है, तब गड़बड़ शुरू होने लगता है, झगड़ा होता है,
और अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, जो धर्म का लड़ाई, वो हमेशा वो सोच के साथ है ना कि मैं सही है, वो दूसरा व्यक्ति गलत है। टॉलरेंस या हिंसा और ये जो सोच है ना कि दूसरा व्यक्ति का जो भी विचार है आप भी चुपचाप उसको सुन लो। हाँ हाँ। एक बार एक मुसलमान लड़का हमको बुलाया था लखनऊ में, उसका घर में। तो मैंने उसका घर में गया और मैंने बोला नहीं कि मैं शाकाहारी हूँ। तो ये एक पापा ने, क्योंकि वो कुवैत में काम करते हैं, शेफ है, वो एक बकरा लेके आया और मुझे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना पड़ा कि ये उसको मत मारो। तो इसको निकाल दिया। आप सोचिए ये लोग क्या किए, 4 दिन के लिए, मैंने नहीं बोला, बिरयानी वेज बनाया, कमाल वेज बिरयानी। और 4 दिन जब मैं रहा ना, सब लोग वेज किया। ये हम मांगता है कि बड़ा अच्छा चीज़ है कि आप भी जो भी नियम रखता है ना, लेकिन दूसरा को इज्जत दे सकता है। जो भी उनका नियम है आप उसको रिस्पेक्ट दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज़ बोलने में आसान है, जीवन में उसको प्रैक्टिस करने में थोड़ा कष्ट है। आपके लिए कितना मुश्किल था, क्योंकि आप तो जहाँ से आए थे वहाँ पर नॉन वेज और एक अलग खान पान, अलग तरह का लाइफस्टाइल, और भारत में आके आप बिहार में लोग जहाँ पर गमछी पहन के घूमते हैं सुबह सुबह देखेंगे तो आप। लेकिन हंसने का बात यह है, जैसे मैं अभी यूरोप गया है और मैं तो वेज हूँ ना, अरे कितना बच्चे लोग वीगन है, मैं वीगन नहीं है, मैं वेज हूँ। और लोग यूरोप में पूछता है, क्योंकि आजकल इतना प्रकार का अलग अलग डाइट्स है। लोग को एक हलाल होता है, एक वीगन होता है, एक वेजिटेरियन होता है, एक ये डेयरी, बहुत प्रकार। मैं सिर्फ इतना बोलता है कि मैं वही खाता है जिसमें चेहरा नहीं है, तो लोग खुश हो जाता है। और बाकी सब में खा लेंगे। बाकी सब खा लेंगे। लेकिन तो ये मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप कोई भी मान लीजिए, आप कोई रिस्ट्रिक्शन आपके जीवन में, कोई भी नियम, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी जानना और थोड़ा सोच करके और थोड़ा देखना पड़ता है कि क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, कहाँ, क्योंकि दूसरों को आपको दिक्कत नहीं पहुँचाना है, वो अपना को आपको संभालना है। और आजकल मैंने जब पहली बार थाईलैंड गया था, मुझे नहीं मालूम था, वो अक्टूबर था। ये 2 हफ्ते जो है ना, पूरा जितना जो बुद्धिस्ट मंदिर है ना, वो सब मुफ्त में थाई वेजिटेरियन, और वो भी अलग है हिंदुस्तानी वेजिटेरियन। और मैं सब मंदिर में जा करके हमको खिला रहा है वेजिटेरियन, शाकाहारी। अरे मजा आया, बहुत अच्छा। थाईलैंड आप कितने दिन रहे? थाईलैंड में बहुत मैं पूरा थाईलैंड घूम चुका है, थोड़ा थाई भाषा भी आता है। क्या करने थाईलैंड गए थे आप? नहीं, तो मैं पहले थाईलैंड में, सबसे पहले सिडनी में थाईलैंड का रेस्टोरेंट शुरू किया और मैं समझ गया कि हिंदुस्तान का लोग क्या सोचता है। लेकिन असली बात यह है ना, मैं बतलाना चाहता है कि सबसे हाईएस्ट टूरिस्ट पर कैपिटा इन द वर्ल्ड वो थाईलैंड है, और वो हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन रिपीट टूरिज्म, क्योंकि ये लोग बुद्धिस्ट है। उन लोग का जो सोच है ना कि आप उनको डिस्टर्ब नहीं करता है, अब कुछ भी कर रहा है उससे मतलब नहीं है, जब आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तब वो आपको रुक जाता है। तो वहाँ बुद्धिस्ट, और ये भी है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में गणेश जी का मूर्ति है, ब्रह्मा का मूर्ति है, बड़ा बड़ा, और उसका पूजा की जाता है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा तो बहुत कुछ है थाईलैंड में, और लाओस में भी है, और कैम्बोडिया में मैं थोड़ा बहुत देखा है। हाँ, लेकिन लाओस में भी आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, ब्रह्मा का मूर्ति भी है, और सब उसका पूजा करता है। तो थाईलैंड का जो को लेकर जो भारत में परसेप्शन है, जरा बताइए उसको। अरे वो मैं समझ गया। अरे यूथ जो है ना, थोड़ा सा नोटी माइंड का है ना, वो थोड़ा ये सोच का है, वो सोच है फ्रीडम। हाँ, लेकिन हंसने का बात है, जो यहाँ का यूथ जो थाईलैंड जा नहीं सकता है, वो कहाँ जाता है फ्रीडम के लिए? गोवा। और गोवा में ये क्या करता है वहां पहुंच करके, उसको समझ में नहीं आता कि फ्रीडम क्या है, और वो ठहरना नहीं आता है समुद्र में, तो समुद्र में नहीं जा सकते, तो मोटरसाइकिल में बैठ करके बीच का उस साइड में जाता है, फिर वापस आता है, फिर जाता है, फिर आता है। वो समझ में आता है कि अब मैं फ्रीडम में क्या करना है। मैं गोवा में काय बच्चे लोग से मिला है ना। हाँ, वो है घर में, और कोई भी बच्चा 25 साल से नीचे, खास करके लड़का, जब आप घर में रहता है और नियम है, तो वो प्रभावित है ना, कि मन में लगता है कि चलो मैं कभी कभी इससे बाहर निकल करके कहाँ कुछ बदमाशी करेगा। जैसे हमको पता चल गया ना, अभी मैं नेपाल में था ना, बिहारी बच्चे लोग नेपाल क्यों जाता है घूमने के लिए? हम सबको मना किया, मेरे सामने में पीना नहीं है, वो खाली पीने के लिए आता है, क्योंकि खुला है वहां पर ना। मैंने बोला मेरे साथ, वो लोग ड्राई खा के हमारे पास आ जाता है।
पिछले साल आप भारत आए थे जब G20 भारत होस्ट कर रहा था। नहीं, मैं उससे पहले उसके बाद उसके बाद आए थे, बीच में आप नहीं थे। हाँ नहीं, लेकिन G20 के बारे में कमाल। मैं इसका छोटा कहानी, इंडियन कॉन्सुलेट सिटी ने एक इंडिपेंडेंट कोई कार्यक्रम बनाया था, मैंने गया था उस कार्यक्रम में। कहाँ पे? सिडनी में। सिडनी। और वो इंडियन कॉन्सुलेट मतलब हिंदुस्तान ने वो प्रोग्राम बनाया था। ठीक है। और उसमें बहुत सारा प्रोफेसर्स था, अंग्रेज और हिंदुस्तानी साथ में, और हमसे बात करने लगा क्योंकि कोई बोला कि ये जो है ना वो हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो मैं G20 के बारे में बात करने लगा, और मैं प्रोफेसर जो इंडियन प्रोफेसर से पूछने लगा कि G20 में कौन अटेंड किया है, और सब ने हाथ उठाया और सब बोला मजा आया। अब जो अंग्रेज प्रोफेसर है ना वो गुस्सा आ गया, हम लोग को क्यों नहीं बोला, हम लोग को क्यों नहीं निमंत्रण दिया, तुम लोग छुप से गया G20, हम लोग को भी जानना चाहिए था ना। क्योंकि G20 जिस इस बात जो हिंदुस्तान किया ना वो टूरिज्म और ब्रांडिंग कमाल कर दिया, लोग जानता नहीं। और मैं बार बार ये बोलता है, ये 2014 से पहले का बात है, हिंदुस्तान सिर्फ 2 चीज के लिए जाना जाता है विदेशों में, खजुराहो और ताजमहल, और कुछ नहीं। अब ये देश इतना कमाल है, लद्दाख है, सिक्किम है, कश्मीर है, कन्याकुमारी है ना, मैं पूरा घूमता रहता है। कश्मीर गए कभी? हाँ, मैं अपना माँ पापा को भी लेके गया था कश्मीर। हाँ, हम लोग दाल लेक का बगल में रहा। हाँ, उसका कहानी हम छोटे से बताते हैं। तो माँ पापा हम लोग ताज में रहा। तो हमको तो खावा पीना है, और ये 2011, अब नहीं, अब मैं सुना है कि सब पत्रकार अच्छा खावा पीता है ताज में। तो मैंने जो वहाँ सदाजी था ना शेफ ताज का, बोलते नहीं हम लोग के पास नहीं है। मैं बोला हम कश्मीर आए, मेरा माँ पापा लाए, हम लोग को खावा पीना है। तो ये सदाजी अभी वो कनाडा में है, बड़ा अच्छा भी है, पूरा रात सीख लिया कि खावा कैसे बनाना है। तो अगली सवेरे हम लोग को क्या पिलाया, नून चाय वो नमक वाला। तो माँ पापा पी नहीं सकता, लेकिन ये इतना माइंड किए, जो सोच काम किए, मुझे पूरा पीना पड़ा, लेकिन बहुत मुश्किल है। आपको पता है नून क्या होता है? नून चाय। नून पता है? नून आपको? नहीं मुझे नहीं मालूम। नहीं, नून एक पिंक रंग का चाय में बोल रहा है, मेरा उच्चारण गलती है, माफी मांगना चाहता है। अरे नहीं जैसे बिहार में ना, मैं बताता हूँ आपको, मेरे यहाँ मेरी दादी आई हुई थी, और मेरे यहाँ हाउस हेल्प को बोला उन्होंने कि मुझे नून दो। नून नमक होता है। हाँ, नून चाय। हाँ। लेकिन लोगों को नून पता नहीं है ना। नून तो बिहार का वो स्लैंग है। लेकिन कश्मीर में नून चाय बोलता है ना। अच्छा। उसको वो पिंक रंग का है, लेकिन ये ना नमक इसमें रहता है। मेरे माँ पापा ने, लेकिन मुझे पीना पड़ा। मैंने सदाजी को डांटा, पूरा रात इतना सेवा किया। लेकिन अब मैं देख रहा था ना G20 में, शायद श्रीनगर में, ये सारा पत्रकार वहां पर गया था ताज, वहां कोई फंक्शन था, और एक पत्रकार, नाम नहीं बोलेंगे, मैं पहचान लेता हूँ, वो खुद बोला अरे यहाँ हम लोग सब खावा पी रहा है, बड़ा मजेदार है। तो मैं समझ गया कि अब वहाँ खावा पिला रहा है। लेकिन दुख का बात है, विदेशों में आप जाएंगे ना, खावा कहाँ है, नहीं है। कितना अच्छा ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी है ना। मैं हिंदुस्तानी चाय दुकान में जाते हैं विदेशों में, मैं खावा मांगता है, वहाँ का नहीं है बनाना। मैं इसको डांटता को तो बताओ, अंग्रेज लोग भी पिएगा। आपको आता बनाना? नहीं, लेकिन इसका पैकेजिंग भी होता है ना, बहुत सुंदर, अच्छा प्रोडक्ट है उसका। तो आप उसको गर्म पानी के साथ बना सकते हैं साथ में, कोई मुश्किल। तो और बताइए अपने भारत के अनुभव के बारे में। कश्मीर पे आप थे? हाँ, कश्मीर गया था। हाँ, माँ पापा को लेके गया था। हाँ, कश्मीर पूरा घूमा आपने? नहीं, हम लोग श्रीनगर में था और गुलमर्ग में। हाँ, लेकिन हाँ ठीक है, एक छोटे से बात बतलाता है क्योंकि अब पापा है ही नहीं, और माँ तो कश्मीर फिर वापस नहीं गए। माँ ने, ये 2011 का बात है, माँ ने YouTube में देखा है कि श्रीनगर में एक टूम है, और बोलता है ईसाई जीसस का टूम है ये। तो माँ उसको देखना चाहता था। तो मैंने एक नियम बनाया था कि हम जब भी अपना माँ पापा के साथ है, और जो भी साथी में है ना, मैं एक भी शब्द हिंदी नहीं बोलता था, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, वो लोग समझ में नहीं आता था। तो हम लोग का जो ड्राइवर है ना, वो भी कश्मीरी नहीं था, वो कोई प्रदेश का था, वो खाली हिंदी आता था, उसको कश्मीरी नहीं आता था ना। तो मेरा माँ ड्राइवर को बोला कि प्लीज टेक मी, और वो लिख करके उसको दे लिया। तो वो बेचारा मुसलमान है, वो समझ में नहीं आया कि लेके जाओ कि मत लेके जाओ। तो उसके जो मालिक है उनसे पूछा हिंदी में, मैं पूरा सुन लिया। बोलते नहीं, अंग्रेज को वहाँ मत पहुँचाओ, हम लोग को ईसाई को यहाँ घुमाना को नहीं चाहता है कि वो वाला, बस उसको ऐसा घुमाओ ऐसा घुमाओ। तो मैं आज तक चुप,
मैं कभी नहीं बदला है ये कि आपको हिंदी समझ में आ रही है। पूरा अरे क्या करेंगे, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर है मुझे श्रीनगर। और हम लोग गुलमार्ग गया, और गुलमार्ग में जिस व्यक्ति से हम लोग को चाय पिलाया था, इसको ऐसे बड़ा बटन है, कप ऐसा है और ऐसा सुंदर किया, अरे हमको तो कमाल लगा। ये व्यक्ति एक हफ्ता तक एक ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री जो बहुत फेमस था, उसका नाम था बॉब हॉक, और लोग बहुत अच्छा मांगता था, हम भी इसको बड़ा अच्छा मांगता था, उसके साथ एक हफ्ता रहा वहाँ कश्मीर में। पर नहीं, वो प्रधानमंत्री कश्मीर में क्या करना था उस समय, लेकिन वो रहा, तो इसको पूरा कहानी बतलाना था, तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो गुलमार्ग और कश्मीर ये तो बहुत अच्छा लगा। अब मैं श्रीनगर गया, गुलमार्ग गया, लद्दाख गया, अब जम्मू बाकी है। और जम्मू में मैंने सुना है मंदिर बहुत पुराना है, बहुत वैष्णो देवी कटरा में। और वैष्णो देवी, सिर्फ वैष्णो देवी के नहीं, वहाँ पर जम्मू में भी बहुत सारा मंदिर है, तो मुझे जरूर घूमने का शौक है। अयोध्या गए आप? अयोध्या, अच्छा अयोध्या का कहानी बतलाता है। मुझे अयोध्या जाने का इच्छा था, और ये दिवाली के समय में, तो मैंने क्या किया था, लोग मुझे एक क्लिप भेजा ना, वो उसमें अयोध्या दिखलाया था दिवाली के लिए, बहुत सुंदर। तो मैं 30-40 लोग को व्हाट्सएप में भेज दिया, जैसे लोग मॉर्निंग ग्रीन में, मैं थक गया, 40 भेज दिया। अचानक में एक निमंत्रण आया, और वो था जनवरी में उसको स्थापित हुआ ना, दिसंबर में हमको निमंत्रण मिला कि एक फिल्म फेस्टिवल हो रहा है अयोध्या में, आप आ जाओ और आप जज बन जाएंगे फिल्म्स के लिए। तो मैं गया, अरे मजा आया। फिर क्या हुआ, हम जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग एक विद्यालय में वहाँ पर बहुत सुंदर फिल्म फेस्टिवल किया, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स को मैंने बोला देखो मुझे भी मंदिर जाना है, किसी हालत में आपको मुझे राम मंदिर में पहुँचाना है। तो वहाँ पहुँचाने से पहले एक हनुमान का बहुत अच्छा मंदिर है, थोड़ा पहाड़ पर है, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, वहाँ पर लिख लिया। लेकिन जैसा हम वहाँ पर दिसंबर अभी खुला नहीं था ना, तो वहाँ पर पहुँच गया ना, तो एक सिपाही हमको देखा, और वहाँ पर लंबा लाइन था क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और लंबा लाइन चल रहा है ना 2-3 घंटा। मुझे एक तो समझ में आया कि मैं 2-3 घंटा नहीं, मुझे वापस जाना है कार्यक्रम में, और दूसरा मैं ये नहीं बतलाया कि मैं हिंदी आता है। सिपाही बोल रहा है अरे ये तो अंग्रेज है, अभी अंदर जाना मना है। हाँ, तो एक बिहारी सिपाही हमको पहचान लिया, अरे ये तो बिहारी लाल है, चलो बिहारी लाल आओ, और वो हमको पूरा घुमा दिया। आधे घंटे में पूरा दर्शन हो गया, वो कंस्ट्रक्शन का रूम है, तो बड़ा अच्छा लगा, मजा लगा। अनुभव कैसा रहा? बहुत सुंदर। और सुनो, और एक वो बात था, हम जिस नाम नहीं बोले, लेकिन जिस होटल में हम रह रहा था, उसका जो मैनेजर था ना, वो मुसलमान है, और वो बहुत खुश है, वो तो मेरा होटल हमेशा फुल रहता है, मैं बहुत खुश है। हाँ, तो इसलिए मैं ऑस्ट्रेलियन का जो ABC जर्नलिस्ट जो गया था ना, उसको हमको अच्छा नहीं लगा, वो बतलाया कि सब लोग को तकलीफ हो। हाँ, ये बात सही है कि कंस्ट्रक्शन के समय में, जैसे बॉम्बे में मेट्रो बन रहा है, दिल्ली में मेट्रो, और अयोध्या में जब कंस्ट्रक्शन किसी का दुकान हो रहा है, इसका देखभाल और अच्छा होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। लेकिन जब बन जाता है ना अयोध्या में, एक कोविड से पहले मैं गोपालगंज गया था गाड़ी से, दिल्ली से, वो हम लोग अयोध्या को पास कर रहे हैं, और कोई गाड़ी में हमको बोला कि ये राम का जन्म स्थान है। तो मैंने पूछा उनसे कि चलो हम लोग जाकर बाहर नहीं जाएंगे, बहुत गंदा जगह है, बस ये राम का स्थान है। आप क्या हो गया अयोध्या, वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया ना, पूरा विश्व वहाँ जाएगा, तो वहाँ का लोग नौकरी मिलेगा ना, वहाँ होटल्स होगा ना, ये जो T2 T3 सिटीज वो जागरूक होगा। हिंदुस्तान खाली बॉम्बे दिल्ली नहीं है ना, और नोएडा। ये तो बहुत खुशी का बात है ना, लोग सोचता नहीं है ना, और लोग बहुत है वहाँ पर, अयोध्या में काफी लोग है ना। अच्छा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। भारत को लेकर पूरी दुनिया का परसेप्शन चेंज हो गया ना अब तो? हाँ जी। कितना, क्या क्या बदला है? नहीं, बात यह है ना, मैं अभी इस बार यूरोप गया था, और अभी थोड़े समय पहले UK गया था। मैंने देखा कुछ लोग के पास सब कुछ है, फिर भी दुखी, फिर भी मिजरेबल है, उसको घर है, खाना है, सब कुछ है। नहीं, लोग सोचते थे कि भारत बहुत एक गरीब देश है, बहुत अंडर डेवलप्ड है। नहीं, ये 2014 से पहले था, और मैं उसको स्पष्ट कहता था क्योंकि मुझे भी इसके एक्सपीरियंस हुआ था। अब सोचिए, ये कौन सा साल कुंभ मेला हो रहा था इलाहाबाद, प्रयाग, और मैं थाईलैंड में था, और 10 थाई लोग मेरे साथ कुंभ मेला में आना चाहता था। ये 2014 से पहले का बात है। तो हम लोग जाकर के इंडियन एम्बेसी में, VFS नहीं था, इंडियन एम्बेसी में गया वीजा के लिए, और मैं ये नहीं बतलाया कि मैं हिंदी जानता है, ठीक है। एक व्यक्ति दूसरे को क्या बोला, अरे ये सब गंगा जल नहाने, ये
उसको वीज़ा क्यों देंगे? बहुत मुश्किल से वीज़ा मिला। 2014 से पहले टूरिस्ट वीज़ा हिंदुस्तान में आने के लिए एक बहुत मुश्किल था, तो लोग इसको कुछ जानता नहीं था। दूसरा, जो भी नेता आता था जैसे ऑस्ट्रेलिया से, वो दिल्ली में रह करके बॉम्बे, और वो भी ताज में रह करके कोई भवन में जा करके और चले जाता था। अभी मैं सारा ऑस्ट्रेलियन नेता हर एक पार्टी को बोलता है, तुम हिंदुस्तान जा रहा है ना, तो प्रोग्राम बनाओ, बनारस जाओ, काशी जाओ, कश्मीर जाओ, पटना जाओ, गया जाओ। नहीं, गया तो कोई बात नहीं, गया, मुंगेर और पाटलिपुत्र वो तो काफी भीड़ चलता है ना। तो अब ये लोग घूमने लगे ना, तो पूरे हिंदुस्तान का एक्सपीरियंस, और अभी उनका कंस्टिट्यूएंट्स में भी मैं बोलता है ना, जो मध्य प्रदेश के लोग हैं सिडनी में, हम बोलते हैं अपने नेता को बोलो कि इंदौर चले जाओ, और जा रहा है। पहले कोई नहीं जाता था, खाली दिल्ली या बॉम्बे, बस वो था हिंदुस्तान। तो उसका जो परसेप्शन बहुत चेंज किया। पहले विदेशी लोग सिर्फ सोचते था कि मैं जा करके ताजमहल। अच्छा, एक बहुत दिलचस्प बात बताइए कि जब आप रोड पे निकलते हैं तो लोगों को तो नहीं पता आप हिंदी बोल रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं सब आपस में हिंदी में बात करते होंगे और उनको आपको नहीं समझ में आ रहा। वो वायरल वाला कोई तो पहचान लेता है, लेकिन चलो इसका एक छोटा सा कहानी, और वो भी एयरलाइन का नाम देता है, वो हो सकता है बाद में आपको परेशान करेगा। उसका नाम है इंडिगो। इंडिगो बहुत चालाक है। शायद ये लोग बढ़िया लोग हैं ना। तो ये लोग क्या किया, सिडनी में उनका फ्लाइट नहीं चलता है, तो सिडनी में हमेशा 3 महीने के लिए 3 लड़कों को भेजता था। और मैं जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग में सिटी में रहता था ना, एक अपार्टमेंट ये लोग रहता था, और उनका काम था पैदल से पूरा सिटी में घूम करके ट्रैवल एजेंट्स के साथ दोस्ती करना है, और उसका कोई भी कंप्यूटर प्रॉब्लम है इसको ठीक करना है। उसका वजह से इंडिगो का कनेक्टिंग फ्लाइट्स, तो अगर क्वांटस है, कोई वर्जिन और उसका कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो ट्रैवल एजेंट हमेशा इंडिगो को प्रेफरेंस देता था। ठीक है। एक बार 3 लड़कों को नहीं भेजा, 3 लड़की को भेजा, और वो भी 3 महीने के लिए। तो मैं कॉन्सियर्ज को बोला, खबरदार उसको कभी नहीं बोलना है कि मैं पूरा हिंदी समझता है। तो वो 3 लड़के क्या करता था, लिफ्ट में और कहाँ घूमता है, लड़का को देखता अंग्रेज, ये वाला सुनता है, वो कुछ बोलता था, अरे ये वाला नहीं, ये वाला सुनता है ये। तो मैं कभी ये नहीं बतलाया कि मैं सब समझता था ना। आखिरी दिन कॉन्सियर्ज हमको बोला कि अब ये लोग चेकआउट कर रहे हैं ना, ये लोग जा रहे हैं वापस। हम लिफ्ट में घुस गए, उनको हिंदी में बात करने लगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, वो तीनों लड़के अपने चेहरा को दीवार पर लगा दिया, इतना शर्म आया ये तीनों। और नीचे आके कहीं भाग गया। तो भाषा एक ऐसी चीज है ना। लेकिन अब तो आपको भारत में बहुत मजा भी आता होगा, एक इतना लंबा वक्त आपने बिता लिया है। लेकिन अभी भी हमको किसी के साथ झगड़ा होता है। अभी कोई हमको डांटता है, बोलते हिंदी मत बोलो, अंग्रेजी बोलो। कौन ये बोलता भाषा है? अरे ये बहुत लोग बोलता है, वो प्रदेश के नाम हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हमको डांटता है। यहाँ दिल्ली में भी हमको कई बार हो गया है, एयरपोर्ट में भी हो गया, कई लोग बोला है मुझे। हाँ, वो सुनना नहीं चाहता है। मैं समझ गया किस प्रदेश का है। ये 2 प्रदेश है इस देश में। हाँ, एक तो मछली को बहुत प्रेम है, और एक सोचता है कि उसका भाषा सबसे पुराना है दुनिया का। चलो इसके हिंट हम दिया। ये दोनों जो है ना, मेरे साथ हमेशा झगड़ा होता है। और ये जो बोलता है कि मेरा भाषा है सबसे पुराना, संस्कृत से भी ज्यादा पुराना है, हमको डांटते कि तैमू कब सीखना है। हर बार हमसे मिलता है, हिंदी बंद करो, सीख लो। वानकम नांद्रे। कोई बुराई नहीं है थैमू वाला लोग को। लेकिन अच्छा, एक चलिए इसको वाइंड अप करते हैं। बहुत आपका जो पूरा अनुभव रहा है भारत को लेकर, अगर उसको आप 2 लाइन में समेटना चाहें, और भारत के यूथ के लिए, क्योंकि आज के डेट में डिप्रेशन बहुत है, लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो कैसे जीवन को बेहतर किया जाए, और आपका अनुभव भी बताइए आप। मैं खुद अपने जीवन से एक्सपीरियंस है, और मैं आपको खुद बोलना चाहता है, मैं समझ जाता है कि नौकरी मिलना, पढ़ाई करना, एंट्रेंस एग्जाम, ये सब चीज़ का दिक्कत है। लेकिन आप लोग के पास एक टूल है, और वो है योगा। योगा सीखो और योगा इस्तेमाल करो। और योगा का मतलब आसन, प्राणायाम और ध्यान। ये चीज़ बहुत आसानी से आप सीख सकता है, उसको इस्तेमाल। मेरे जीवन में जो मुझे मदद दिया है हर एक समय में, पूरा मेरे जीवन में, वो इसके लिए मैं हिंदुस्तान को बहुत बड़ा रंग देता है, और इसलिए मैं भारत भक्त हूँ। वो है योगा का वजह से, वो आसन, प्राणायाम और ध्यान, साधना। और प्रधानमंत्री को आप जानते हैं, हमारे भारतीय प्रधानमंत्री? मैं कभी नहीं मिला, मैं एक छोटे इंसान है, ये बड़ा लोग है मैं। लेकिन एक चीज़ है, कभी कभी मैं कोई भी पार्टी का मंत्री हमको पहचान लेता है, हम उसको नहीं जानते, वो हमको पहचान लेते हैं। लेकिन ठीक है, नहीं मोदी जी से मैं मिला नहीं।
और यहाँ पे जब आप दिल्ली में होते हैं हाँ। तो लोग आपसे कहते नहीं कि हमारी पार्टी के लिए प्रचार करो, इलेक्शन में फ़ोन नहीं आता है क्या, ये आप हमारे लिए प्रचार करिए? मैं कभी कभी पत्रकार हूँ ना, सबको बोलना पड़ता है कि चलो चलो, मैं सबसे मिलना पड़ता है, सबसे बात करना पड़ता है ना। एक पार्टी को मैं सिर्फ, और मैं भारत भक्त हूँ ना, तो मैं सबको मांगता है। हाँ, अगर कोई भी, और मैं लोग को खुद कहता है कि जब आप नेता को ढूंढ रहे हैं ना, वो व्यक्ति को देखिए, पार्टी को मत छोड़िए, पार्टी को छोड़िए, वो व्यक्ति को देखिए कि इसको क्या क्वालिटीज है, वो मैडम को क्या क्वालिटीज है आपका डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन लोग ये भी तो सोशल मीडिया पर सर्च करते हैं कि आप कमाते क्या हैं, कहाँ से पैसे आते हैं आपके पास रहने के लिए? कौन? आपके पास पैसे देखिए, नहीं, मैं बचपन में एक गुरुकुल में रहा, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो मेन डिवोटीज था, बनिया मावाड़ी और सिंधी, और हमको भी थोड़ा सा ज्ञान दिया ना जीवन के बारे में। वो कोई दूसरा इंटरव्यू में आप हम लोग समाप्त करेंगे, वो हमको समझाया। मैं पूरा जीवन में ये जो नियम ये लोग सिखाया ना, मैं अपने जीवन में पालन किया, वो हमको बहुत मदद की। मतलब सोर्स ऑफ इनकम है आपके पास? हाँ, देखिए, ये प्रश्न उठ जाता है, लेकिन मैंने बहुत सोच करके और बहुत सीधा सिंपली लिविंग करता है, तो खर्च कम है, और मैं पूरा अरेंजमेंट किया है। हाल ही में बिहार में जैसे शब्द हैं हाड़ा, अच्छा, चुनौती, हाँ। ये सब जो शब्द है ना बहुत बहुत प्रचलन में आ गए हैं, और इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप जानते हैं ये क्या है? ये कहने वाला, वो तो हादे दिखता है, मैं उसको समझाते कि मत करो। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे चार्ल्स, जो भारत में रहते थे और अब भारत के नागरिक बन गए हैं, और इनका जो भारत का अनुभव था वो आपने सुना, और ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव बातचीत है, कुछ कटेगा नहीं, बिल्कुल सब ऐसे ही जाएगा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद।